हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी आईएएस चैंपियन में। जैसा कि पता होगा कि वी आर डूइंग इकोनॉमिक मॉड्यूलर कोर्स, जहां पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू इकोनॉमी के स्टैटिक और डायनेमिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। इस पूरे सीरीज़ को अगर आप मेटिकुलसली फॉलो करोगे तो आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो हमारा पूरा इकोनॉमी का सिलेबस है, जो कोर सिलेबस है, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप टोटल सिलेबस की बात करें तो इस डिस्कशन के थ्रू, जो कि लगभग 100 वीडियो ऐसे होंगे, उन डिस्कशन के थ्रू आपका लगभग 80 से 90% सिलेबस वी विल कंप्लीटिंग। तो इसलिए अगर आप अगले साल प्रीलिम्स या उसके अगले साल प्रीलिम्स दे रहे हो, सो दिस सीरीज यू डोंट हैव टू मिस इवन वन सिंगल लेक्चर। सो जैसा कि हमने लास्ट 3 पार्ट में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 क्वेश्चंस पीवाईक्यू में सॉल्व किए थे, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मैंने कहा था काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल और डिफ़िकल्ट है, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा टाइम भी लिया था उसको कवर करने में। आज हम लोग नेक्स्ट पोर्शन कवर करेंगे विच इज़ द नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के इंग्लिश मीडियम के ऑफलाइन बैचेस 23 सितंबर को करोल बाग ब्रांच में स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा हिंदी मीडियम के बैचेस ऑफलाइन में मुखर्जी नगर में इन डेट्स को स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रयागराज के बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैचेस हमारे इन डेट्स को स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप इन डेट्स को मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस ऑल्सो ऑफर्स ऑप्शनल कोर्स, सीसैट कोर्स, essay writing course, comprehensive current affairs coverage as well as full length test series। इसके अलावा हमारे पास आप रेगुलर इंटरेक्शन भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ, 1-to-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग के फैसिलिटीज भी अवेल कर सकते हैं। For information related to all these, you have to visit any of our 3 offline branches। और अगर आप अभी नहीं आ सकते हैं, so do one thing immediately is download this app where you will be getting all sorts of information। बाकी information आपको description इस वीडियो में मिल जाएगी। Don't forget to read it and download the app। अब नेशनल इनकम में बेसिकली आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या जानने चाहिए। यहां पे हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को डील नहीं करेंगे, लेकिन आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जाके अपने जहां भी आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो। डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में डाल दो, उसको मैं पढ़ूंगा, नेक्स्ट सेशन में आपको उसका एक वीडियो बना दूंगा। पहला चीज आपको जानना चाहिए, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हाट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड व्हाट इज ग्रॉस नेशनल इनकम। ये 3 चीज में आपको काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। जीडीपी को आपको पता होगा 3 तरीके से निकालते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड। तो ये सारे चीजों के बारे में आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बेस ईयर क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, तो ये सब चीजें आपको जानना है। इसके बाद कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, आज इसको हम लोग देखेंगे क्योंकि इससे पीवाईक्यू आ चुका है, तो वहां पे इसको हम लोग समझ भी लेंगे कैपिटल टू आउटपुट रेशियो क्या होता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन क्या होता है और इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है, दोनों अलग अलग है। स्लोडाउन का मतलब इकोनॉमी इज ग्रोइंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। रिसेशन का मतलब कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमी, मतलब अगर इकोनॉमी पिछले साल 100 था तो वो घट के 80 पे आ गया, सो दैट इज नोन एज रिसेशन। स्लोडाउन का मतलब 100 से 140 बढ़ा, उसके बाद 140 से 160 बढ़ा, तो पहले 40 से बढ़ा, 20 से बढ़ा, सो इकोनॉमी स्टिल ग्रोइंग बट एट अ डिक्लाइनिंग रेट। तो स्लोडाउन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है। रिसेशन में एक चीज जो हमने पिछले 2-3 साल में सुना था, विच इज द टेक्निकल रिसेशन। सो टेक्निकल रिसेशन क्या होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे यूपीएससी ने मेंस में भी क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी। तो पोटेंशियल जीडीपी इज दैट जीडीपी which does not lead to overheating of the economy, which does not lead to higher inflation. So potential GDP is that golden GDP which does not lead to a high inflation which creates other macroeconomic problem. तो पोटेंशियल जीडीपी क्या है इसको समझना है। तो ये 5 चीज को आपका काम है, आप इन सारे चीजों को समझो और फिर आप न्यूज़पेपर में ट्रेंड देखो। और जैसा कि आपको पता है कि न्यूज़पेपर के लिए एवरीडे आपको इस चैनल पे सुबह 9 बजे कंप्लीट हिंदू का एनालिसिस मिलता है। वहां पे हम जितने भी करंट अफेयर्स हैं इन टॉपिक के वो पैरेलली कर रहे हैं।
तो आप इसका स्टैटिक कर लो, यहां से PYQ देख लो जो हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो न्यूज़पेपर एनालिसिस को जाके आप फॉलो करोगे तो आपका स्टैटिक, डायनेमिक सब कुछ इकोनॉमी के लिए कवर हो जाएगा. So let's come to the first PYQ related to this particular chapter or topic. Increase in absolute and per capita real GDP do not connote a higher level of economic development. 2018 का सवाल है कि अगर आपकी इकोनॉमी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ जाए तो यह जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देश का बढ़ रहा है. अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, एब्सोल्यूट है, पर कैपिटा है, केवल कंफ्यूज करने के लिए रखा है, कंफ्यूज करने के लिए रखा है. इस क्वेश्चन का सिंपल एसेंस क्या है कि ग्रोथ होने से क्या जरूरी है डेवलपमेंट होगा. नाउ पहला सवाल है कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है. ग्रोथ का मतलब कि आपकी इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ रही है. पहले आपकी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी थी, अब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई. सो ग्रोथ तो है, बट क्या ये ग्रोथ की वजह से डेवलपमेंट हो रहा है? डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि क्या एवरी इंडिविजुअल इज एबल टू लीड अ बेटर लाइफ और नॉट, वेदर country's poverty is going down or not, whether country's education facility, health facility, housing facility are increasing or not. So growth is simply gives you the quantitative side of economy कि economy quantitatively कितना बढ़ रहा है. The size of the economy के बारे में growth बताता है, but the shape of economy, the quality of growth of that economy, that is represented by economic development. तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जीडीपी 10% से ग्रो कर रही हो बट गरीबी बढ़ रहा हो, तो फिर क्या डेवलपमेंट? सो ग्रोथ अगर इक्वल नहीं होगा, इंक्लूसिव नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास नहीं होगा, तो डेवलपमेंट नहीं होगा. तो ग्रोथ को मेजर कैसे करते हैं हम? जीडीपी से, जीएनपी से. डेवलपमेंट को मेजर कैसे करते हैं? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स से, ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स से, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से. ये सारे चीजों से हम डेवलपमेंट मेजर करते हैं. तो इसीलिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रोथ अगर है तो इट डू नॉट कनोट अ हाई लेवल. किस केस में ग्रोथ जो है वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं दर्शाता है? पहला एग्जांपल, इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद एग्रीकल्चर आउटपुट. मतलब अगर इंडस्ट्रियल आउटपुट उतना तेज रेट से ग्रो नहीं करेगा जितना एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा, इसका जब ऐसा सिचुएशन होगा, दैट मीन्स कि माई ग्रोथ इज नॉट लीडिंग टू डेवलपमेंट. ये क्या फालतू लॉजिक है? इंडस्ट्री अगर 5% से ग्रो कर रहा है, एग्रीकल्चर 8% से ग्रो कर रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई जरूरी नहीं कि आपका ग्रोथ डेवलपमेंट पे नहीं होगा. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से कम ग्रो करेगा, अगेन फालतू ऑप्शन. यहां पे देखो, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस. समझ में आ गया कि ग्रोथ है बट पॉवर्टी बढ़ गया, बेरोजगारी, जॉबलेस बढ़ गया, जॉबलेसनेस. दैट मीन्स कि ग्रोथ तो है बट डेवलपमेंट नहीं है. गरीबी कम नहीं हो रही है, ग्रोथ जॉब में नहीं है. दिस मीन्स दैट योर इकोनॉमी इज ग्रोइंग बट डेवलपमेंट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज योर पुअर पीपल आर इंक्रीजिंग, अनएम्प्लॉयड पीपल आर इंक्रीजिंग. So this represents the mismatch between growth and development. Imports grow faster than export. इससे क्या फर्क पड़ रहा है? Import ज्यादा हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है. सो काफी क्लियर इजी क्वेश्चन था. हिंदू पेपर में हमेशा इस तरीके के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में आते रहता है. तो आप सोचो कि ये पढ़े नहीं है ऐसा, तो ये बहुत आसान सरल सवाल था जो 2018 में पूछा गया. इसलिए इकोनॉमी में देखो, अभी तक हमने इतने क्वेश्चन लगाए हैं, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है. प्रॉब्लम है कि आप समझते नहीं हो, आप करंट अफेयर्स फॉलो नहीं कर रहे हो, तो डिफिकल्ट लगता है, राइट? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट. गुड क्वेश्चन. हाई सेविंग इकोनॉमी, व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, आप समझिए इसको. कि हाई सेविंग इकोनॉमी
कि इकॉनमी में आपका सेविंग बहुत ज्यादा है, बट इट इज नॉट रिजल्टिंग इन हाई कैपिटल फॉर्मेशन। यही सवाल है कि इकॉनमी में सेविंग बहुत ज्यादा है। सेविंग का मतलब आपको पता है कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी सरकार रोड बनाती है, रेलवे बनाती है, जो भी काम करती है, कैपिटल का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, कैपिटल गुड्स का मतलब वैसे गुड्स जिसको आप बनाओगे तो उससे इकॉनमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। मतलब अगर सरकार 10 रुपए मुझे फ्री में बांट दे तो उससे इकॉनमी में कोई एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर सरकार उसी 10 रुपए का मुझे कुछ एक पेन गिफ्ट कर दे तो मैं उस पेन से हो सकता है पढ़ना स्टार्ट करूं, और पढ़ने से हो सकता है मैं इकॉनमी में लॉन्ग टर्म में फायदा दूं। सो कैपिटल गुड और कंजम्पशन गुड अलग अलग होता है। कंजम्पशन मतलब आप कंज्यूम किए, काम खत्म। कैपिटल गुड्स आर फॉर लॉन्ग टर्म। सो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इकॉनमी में सेविंग ज्यादा है लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा नहीं है। तो कैपिटल फॉर्मेशन करता कौन है? रोड कौन बनाता है? फैक्ट्रीज कौन बनाते हैं? या तो प्राइवेट पर्सन बनाएंगे या सरकार बनाएगी। लेकिन उनको पैसा कहां से आएगा? अदानी को रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट बनाने का पैसा कहां से आएगा? रिलायंस को पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी खोलना, पैसा कहां से आएगा? वो चले जाएंगे बैंक के पास कि बैंक लोन दे दो। सरकार फिस्कल डेफिसिट में लोन लेती है, कहां से लोन लेती है? बैंक से। लेकिन बैंक को लोन कैसे देगी? बैंक को खुद पैसा चाहिए। बैंक को पैसा कहां से आता है? जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपना पैसा एफडी करता है, सेविंग्स अकाउंट में डालता है। वही पैसा जो हाउस होल्ड सेक्टर बैंक के पास रखता है उसी को हम सेविंग कह रहे हैं। तो अगर देश में ज्यादा सेविंग होगा, विच मीन्स कि प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट को पैसा लेना बैंक से आसान होगा, विच मीन्स कि कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होना चाहिए। नॉर्मल अगर बात करें तो अगर बैंक्स के पास खूब पैसा है तो बैंक्स आपको पैसा आसानी से देगी, अदानी को पैसा आसानी से देगी, सरकार को पैसा आसानी से देगी। सो सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर सेविंग नहीं होगा तो आप समझिए बैंक्स पैसा नहीं दे पाएगी। इसलिए आप देखते हो कभी कभार न्यूज में कैसे ये लिंक्ड है। अगर आप पिछले साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या इंडियन इकोनॉमी के पास है कि इंडियन इकोनॉमी में जो सेविंग है वो घट रहा है। इसका ये मतलब कि शायद लोगों के पास उतना पैसा नहीं है सेव करने का, या लोग अपने सेविंग को निकाल रहे हैं बिकॉज लोग के पास जॉब नहीं है। तो सेविंग रेट घटना ये बहुत मुसीबत है, बिकॉज इकोनॉमी में सेविंग बहुत जरूरी है। तो सेविंग होगा तो बैंक्स पैसा आसानी से देंगे, तो ज्यादा फैक्ट्री आएगी, नए नए कैपिटल गुड्स बनेंगे। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि सेविंग ज्यादा है, बैंक्स के पास पैसा है, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, रोड बन ही नहीं रहे, फैक्ट्री बन ही नहीं रहे। तो क्यों नहीं बन रहे? रीजंस देखते हैं हम लोग जरा, क्या ऑप्शन हो सकता है। पहला रीजन, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी खराब है, ब्यूरोक्रेसी खराब है, गुड गवर्नेंस नहीं है। ठीक है, हो सकता है, सही बात है। इलिटरेसी ठीक है, चलो। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर पहले 3 ऑप्शन को देखेंगे तो क्या जरूरी है कि एक कंट्री में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कमजोर होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा नहीं होगा? ऐसा तो कहीं जरूरी नहीं है। कम हो सकता है बट जरूरी तो नहीं कि वो ज्यादा नहीं होगा। बट दिस इज ऑल्सो अ रीजन। एक ये रीजन हो सकता है, ये भी रीजन हो सकता है कि हाँ इलिटरेसी नहीं है तो बेटर तरीके से हम पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। बट फोर्थ ऑप्शन देखो, हाई कैपिटल टू आउटपुट रेशियो। ये एक टेक्निकल वर्ड है, कैपिटल टू आउटपुट रेशियो। इसको समझते हैं क्या होता है ये। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? कैपिटल टू आउटपुट रेशियो, जिसको हम COR कहते हैं। कैपिटल टू आउटपुट रेशियो मतलब कैपिटल डिवाइड बाय आउटपुट। व्हाट इज दिस कैपिटल?
कैपिटल का मतलब क्या मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट, जो इकोनॉमी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। इंडिया का इन्वेस्टमेंट कैसे पता करेंगे हम? आपने जीडीपी पढ़ा है एक्सपेंडिचर मेथड से, पीएफसीई प्लस जीएफसीई, पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस व्हाट, जीएफसीएफ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, which otherwise means investment. So when I'm talking about capital, I am saying GFCF, that how much percentage of your GDP comes from GFCF, investment कितना आपके GDP का परसेंटेज है, तो वो हमारा हो गया GFCF. Divide by output. What is this output? GDP. ठीक है, तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कितना है और इंडिया में ग्रोथ कितना है, उसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल टू आउटपुट रेशियो. अब एग्जांपल समझिए आप. लेट अस टेक टू एग्जांपल. वन इज ऑफ इंडिया एंड द सेकेंड वन इज ऑफ चाइना. इंडिया में अगर हम जीडीपी 100 है तो 100 में से हम लगभग मान लेते, एग्जांपल लेते, 30% पैसा हम इन्वेस्टमेंट में खर्च करते हैं. So my GFCF as a percentage of GDP is how much? 30. And what is India's growth? मान लेते कि इंडिया का GDP है, suppose let us say as 6%. ठीक है. चाइना की अगर बात करें तो चाइना में भी 100 रुपए का जो GDP है उसमें 30 रुपया इन्वेस्टमेंट पे खर्च हो रहा है. सड़क बन रहा है, पोर्ट बन रहा है, रेलवे बन रहा है, ये सब चीजें बन रही है. सो ये तो फिक्स्ड हो गया. लेकिन चाइना में जो ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो लेट अस से आपका 10% है. ठीक है. नाउ लेट अस फाइंड आउट द सीओआर. सीओआर है कितना? 30% डिवाइड बाय 6% विच इज इक्वल टू 5. 30% डिवाइड बाय 10% विच इज इक्वल टू 3. विच कंट्री इज बेटर? इंडिया जो है वो 30 रुपए खर्च करके 6% का ग्रोथ रेट ला रही है. चाइना भी 30% खर्च करके 10% का ग्रो लिया कर रही है. विच मीन्स कौन अपने पैसे को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पा रहा है? विच इज इंडिया. चाइना, विच इज चाइना, बिकॉज 30 रुपए खर्च करके वो 10% का ग्रो कर रही है. विच मीन्स लोअर द वैल्यू ऑफ COR, बेटर इज द कैपिटल यूटिलाइजेशन. ठीक है. लोअर द COR, जितना कम COR होगा दैट मीन्स वो कंट्री उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिवली अपने इन्वेस्टमेंट को खर्च कर पा रही है. सो जिस भी कंट्री का COR ज्यादा होता है वो कंट्री पैसे को गलत तरीके से यूज कर रही है, उतना एफिशिएंटली यूज नहीं कर सकती है. उसका रीजन हो सकता है वीक एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस, इलिटरेसी, वो सब सही है. लेकिन जो इसका सबसे सटीक आंसर था वो था COR. अगर COR ऑप्शन नहीं रहता तो आप फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकते थे. लेकिन जब वो इतना अच्छा वर्ड यहां पे दे दिया है विच रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग, अगर कंट्री का COR ज्यादा है तो वो बहुत सारे रीजन से हो सकता है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. आपसे फिर से ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो सकता है बिकॉज न्यूज़पेपर में ये वर्ड आया है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा समझ लें. Now let's move to the next question, which is the question number 3. Which of the following activity constitutes a real sector in the economy? ये काफी नया क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है. रियल सेक्टर इकोनॉमी का क्या होता है? 4 ऑप्शंस हैं. फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, textile mills converting raw cotton into fabric, a commercial bank lending money to a trading company, a corporate body issuing rupee denominated bonds overseas. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ये यूपीएससी क्या करता है? आपके माइंड से खेलता है. रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, भाई क्या कहना चाह रहे हो? इतना बड़ा बड़ा वर्ड फैंसी आप यूज कर दिए हो. जो बच्चा इकोनॉमी से डरता है वो तो और डर जाएगा. बट अगर आप बेसिक सेंस देखोगे तो इकोनॉमी 2 तरीके के होते हैं. एक रियल इकोनॉमी हो गया, एक हो गया फाइनेंशियल इकोनॉमी. रियल इकोनॉमी का मतलब कि वो पार्ट इकोनॉमी का जो कोई वैल्यू एडिशन कर रहा है, कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है,
कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये सब जो है, कमर्शियल बैंक किसी को पैसा लेंड कर रही है, कॉर्पोरेट बॉडी कोई बॉन्ड इशू कर रहा है, ये सब फाइनेंशियल मार्केट है। मैं आपसे 10 रुपए ले लेता हूं, क्या इससे मैं इकोनॉमी को कोई वैल्यू ऐड किया हूं? नहीं, मैंने 10 पेन प्रोड्यूस किया, वो रियल सेक्टर होता है। सो रियल सेक्टर इज दैट सेक्टर विच प्रोड्यूसेस समथिंग इन द इकोनॉमी, बट दीज आर सिंपली एक्सचेंज ऑफ मनी। आप किसी से कर्ज ले रहे हो या किसी को पैसा दे रहे हो, वो फाइनेंशियल सेक्टर होता है इकोनॉमी का। वही चीज आप देखो, द रियल सेक्टर रेफर्स टू द पार्ट ऑफ इकोनॉमी दैट प्रोड्यूसेस टैंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज। दिस सेक्टर इज कंसिडर्ड टू बी द रियल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज इट्स आउटपुट कैन बी फिजिकली टच्ड। फिजिकली टच्ड, आप पेन प्रोड्यूस कर रहे हो, सो इट्स फिजिकल, इट्स विजिबल, टच्ड, यूज्ड एंड सोल्ड। सो दिस इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। ठीक है, तो एग्रीकल्चर आ गया इसमें और इंडस्ट्रियल सेक्टर आ गया। याद रखना, सर्विसेज सेक्टर रियल सेक्टर में नहीं आएंगे, बिकॉज मान लो आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर रहे हो, बट क्या कोई सॉफ्टवेयर टच कर सकता है? नो, इट्स इनविजिबल में आ गया। सो रियल सेक्टर में आप क्या आ जाएंगे? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो सर्विसेज सेक्टर में आते हैं, दोज आर इनविजिबल्स, दोज कैन नॉट बी फिजिकली सीन। सो ये आप चीज यहां पे याद रखिएगा। Okay, next comes the question number 4. Which of the following step is most likely to be taken at the time of an economic recession? काफी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था। ठीक है, देख सकते हैं 2020 में हिंदू न्यूज़पेपर में यही आया था और उसी से क्वेश्चन इन्होंने उठा लिया। सो देख रहे हैं आप, क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल है इकोनॉमी में, कहां से आ सकता है। तो रिसेशन के समय आपको क्या करना चाहिए, खुद सोचो। आप एग्जाम में मान लो आप बेसिक हो जाओ, एग्जाम में ना समटाइम्स यू हैव टू बी वेरी डम्ब। एग्जाम में व्हेन यू ट्राई टू यूज योर वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल माइंड, आप गलत करोगे। दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट स्मार्टनेस। अगर स्मार्टनेस होता तो सुंदर पिचाई वुड हैव गिवन दिस एग्जाम एंड टॉप दिस एग्जाम एंड बिकेम द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट स्मार्टनेस, दिस एग्जाम इज अबाउट लिटिल बिग बीइंग डम्ब, बिकॉज व्हेन यू आर डम्ब देन यू डोंट यूज माइंड हियर एंड देयर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से अगर देखोगे तो आसानी से समझ भी आ जाएगा। अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करोगे तो और डर हो जाएगा, पैनिक हो जाएगा, भाग जाओगे, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इस एग्जाम में बेवकूफ़ बनना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग तेज़ बनने लगते हैं, 1-2 दिन पढ़ लिए फिर लगा कि भाई हम ही हैं सब चीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, आसान है कि रिसेशन है तो आप क्या करो। खुद सोचो कि आपके पास लाइफ में तंगी आ गई है, आप बहुत परेशान हो, आपके पास कोई पैसा वैसा नहीं बचा है, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, सरकार क्या करे। पहला देखते हैं, कट इन टैक्सेस एक्कम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। सरकार ने टैक्स कट कर दी, वाह ये तो अच्छी बात है, मेरा पैसा बचेगा, तो ये अच्छी बात है। अगर मेरे पास पैसा बचेगा तो मैं नए नए सामान खरीदूंगा, नए नए सामान खरीदूंगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो नए फैक्ट्रीज आएंगे, तो इकॉनमी वापस से रिवाइव करेगी। सो दिस इज अ गुड थिंग टू डू। इंक्रीज रेट को बट आपने बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट को आपने बढ़ा दिया। अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दोगे तब तो ये प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज जो फैक्ट्री अपना फैक्ट्री लगाने जा रही थी वो बैंक के पास गई कि भैया लोन दे दो, पहले आप 5% पे दे रहे तो बोले 8% पे अब देंगे, क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। तो ये बोलेगा नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ वियतनाम में बनाने, वहां पे तो मुझे 4% पे मिल जाएगा। सो दिस इज अ गुड थिंग बट दिस इज अ बैड थिंग। तो इससे जो फायदा मिलेगा वो इससे नुकसान पहुंचा दोगे आप। दूसरा देखते, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। सरकार पब्लिक प्रोजेक्ट पे खर्च बढ़ा दी तो ये तो अच्छी बात है। अगर पब्लिक प्रोजेक्ट पे सरकार खर्च बढ़ा दी, मान लो सरकार कही कि हम पैंडेमिक के समय की रोड बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, पोर्ट्स बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, एनर्जी पावर प्लांट बनाएंगे, सोलर पावर प्लांट लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा। जॉब क्रिएशन होगा तो जो बेरोजगार था वो उसको रोजगार मिल जाएगा। अगर उसको रोजगार मिल जाएगा तो उसके पास पहले कोई पैसा नहीं था, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो डिमांड करेगा, डिमांड करेगा तो नए फैक्ट्रीज लगेंगे। सो दैट्स अ गुड थिंग। सब कुछ दिमाग का खेल है। थर्ड, इंक्रीज इन टैक्स रेट। ये कभी कोई करेगा? एक तो बेचारा ऑलरेडी गरीब हो चुका है, अब आप बोल रहे हो कि टैक्स पहले 20% अब 30% लगाओगे तो वो बेचारा और कुछ नहीं कमाएगा, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर पब्लिक प्रोजेक्ट। सरकार पब्लिक प्रोजेक्ट पे खर्च करना कम कर दे तो इससे तो और जॉबलेसनेस बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोग के पास पैसा नहीं होगा तो लोग कंज्यूम नहीं करेंगे। सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें समझना क्या था और रटना क्या था। इसलिए इकॉनमी में कोई बोलता है ना किताब पढ़ रहे हैं, क्या किताब पढ़ लोगे, क्या पढ़ोगे, ये सब चीज किताब में तो नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द एंड। सो ये हमारा इस पार्ट का
इतने ही क्वेश्चंस थे, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी था वहाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन आप एक दो चीज़ जो एक्सपेक्टेड है, जो पूछा जा सकता है आने वाले टाइम में प्रीलिम्स में, वो है आपका याद रखना, विच आई एम ट्राइंग टू से यू इज टेक्निकल रिसेशन एक याद रखना, पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है ये याद रखना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम ये सब क्या होता है ये सब, और जीडीपी डिफ्लेटर क्या है वो भी याद रख लेना। तो ये पीवाईक्यू हो गया। इसके अलावा जितना मैंने बताया है उसके अलावा जो करंट अफेयर्स में हम लोग सुबह सुबह एनालाइज कर रहे हैं उससे आपका काम बन जाएगा। तो फिर हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो आई होप यू आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर मॉड्यूलर कोर्स। आई होप टू सी यू अगेन। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।